पब्लिक कंफ्यूज है ना। देखिए सर, मैं रीजन सामने आप जवाब दे, नहीं है मैं जवाब दे। पब्लिक आप छोड़ दें, यू आर नॉट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। आप अपने आप को कन्फाइन रखो इस तक, किस तक, सवाल पूछने तक, जवाब तक। मेरा तो सवाल है ना, मैं सवाल पूछ रहा हूं। डोंट आर्ग्यू विद मी, आर्ग्यू नहीं करना। सर मैं सवाल पूछ रहा हूं। आई एम जस्ट आस्किंग ए क्वेश्चन। मेरे साथ नहीं, ये मेरे चालाकी, सवाल ना पूछो, मेरे साथ चालाकी, सवाल ना पूछो। जवाब दे दिया मैंने आपको। सवाल ना पूछो। आपको ठीक लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो अपना काम करें। किसी और आर्ग्यू नहीं कर सकते। नो, यू कैन नॉट आर्ग्यू विद मी। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? किसके वजह से आर्ग्यू क्यों नहीं कर सकते? आर्ग्यू, यू आर नॉट सपोज्ड टू आर्ग्यू विद एन एमएलए, यू कैन नॉट आर्ग्यू विद। आई एम जस्ट आस्किंग ए क्वेश्चन। चलो तहजीब के दायरे के अंदर बात करो, तहजीब के दायरे के अंदर रह के मेरे साथ बात करना। यू आर नोबडी टू आर्ग्यू विद। आप सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब लोग पसंद करेंगे, ठीक नहीं करेंगे ठीक। आप ये सिर्फ कैरी करें जो आप पूछते हैं उसका जवाब। आप मैंने सिंपल पूछा सर, उमर साहब ने अपने मैनिफेस्टो की स्पीच में कहा, उसका कह दिया, चीफ मिनिस्टर ने कह दिया। अपना वजन देखना चाहिए, फिर इतने बड़े कमेंट करने चाहिए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जावेद मुजफ्फर बेग साहब हमारे साथ हैं। इंतहाई अहम तरीन सवाल है कि गुलमर्ग में एक फैशन शो हुआ, सेमी न्यूड फैशन शो हुआ, और ये बताया जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला के रिश्तेदारों के होटल में ही ये शो हुआ है। पिछले 24 या 48 घंटों में उस होटल पे क्या एक्शन हुआ है ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ डेलीवेजर्स को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ये कोशिश कर रही है कि उन्हें परमानेंट पॉलिसी में लाया जाए। एक कमेटी बनाई गई है, लेकिन यही कमेटी 2014 में भी बनाई थी और ऐसी ही कमेटीज फारूक साहब की हुकूमत में भी बनी थी, लेकिन उन कमेटीज का आज तक कोई भी मुकम्मल तौर पे फायदा नहीं पहुंचा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त दे रहे हैं आप मुझे, और मैं उम्मीद रखूंगा कि जो भी हमारी टॉक होगी उससे लोगों तक जानकारी अहम तरीन पहुंचेगी। सबसे पहला सवाल सर, गुलमर्ग के अंदर एक फैशन शो हुआ, सेमी न्यूड फैशन शो हुआ। उस फैशन शो के बारे में बताया जा रहा है कि जिस होटल में हुआ है वो उमर अब्दुल्ला के रिश्तेदारों का ही होटल है, और पिछले 24 या 48 घंटों में उस होटल पर अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं नजर आया है। तो क्या आप ये मानते हैं कि आपकी सरकार इस चीज़ में वो एक्शन करना ही नहीं चाहती जो एक्शन की ज़रूरत है यहाँ पे? मैं सिर्फ आपके साथ उतनी ही मालूमात शेयर करूंगा जो मेरे पास हैं। सर ठीक है। मैं जब परसों आया तो मुझे मालूम पड़ा कि इस तरह का एक वाक़ा गुलमर्ग में रूनुमा हुआ है सर। और मैंने उस वक़्त जब आपकी फेटर्निटी के लोगों से बात की, मैंने उस वक़्त भी इस वाक़े की मज़म्मत की है सर। और मैंने इसलिए मज़म्मत नहीं की है कि मैं कश्मीरी मुसलमान हूँ, मैंने इसलिए मज़म्मत की है कि मैं एक इंसान, पहले इंसान हूँ। और हम लोगों के लिए औरत का जो वजूद है वो तमाशा बनाने की चीज़ नहीं है। हम ये समझते हैं कि जिन लोगों ने भी ये एक गैर इखलाकी, गैर समाजी और इंतहाई बुरा फेल किया है, जो भी इस वक्त यहाँ पर कानून के इदारे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने ये पूछा अपनी हुकूमत से कि उस गुलमर्ग के होटल के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? क्योंकि आपके दिल को भी ठेस पहुंची होगी कि रमज़ान में ऐसा बेहयाई वाला शो हुआ है, तो क्या आपका फ़र्ज़ बनता था अपने नेताओं से, अपने सीएम या डिप्टी सीएम साहब से पूछना? शायद आप हाउस के अंदर नहीं थे, हमने ये बात पूछी और इस पर हमें यकीन दहानी कराई गई है कि इस पर इंक्वायरी इनिशिएट हुई है। जो इंक्वायरी के जो भी उसमें से निकल के आएगा वो शेयर किया जाएगा हमारे साथ। उसकी वजह से आधा घंटा असेंबली की प्रोसीडिंग्स हमने रोकी रखी। उसके बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने उस पर स्टेटमेंट दी थी और आई रेस्ट माई केस एट दैट। जहाँ तक अब डेली वेजर्स का ताल्लुक है, उसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि इस कमेटी की ज़रूरत क्यों पड़ी। 7 साल के बाद हम हुकूमत वजूद में आई है सर। 2014 में भी ऐसी कमेटी बनी है, खत्म हो गया। 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद पुरानी जितने भी एसआरओज थे वो सारे कलअदम हो गए। अब हमको एक कमेटी बनानी है जो 2 इश्यूज को देखेगी। नंबर 1 ये वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1 ये कि इस वक्त हमारे पास कितने डेली वेजर्स हैं। ठीक है सर, फिक्र उनकी। नंबर 2 सर कि हमारे पास इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या बनेगी कि आपको इनको रेगुलराइज करने के लिए कुल कितना पैसा ज़रूरत है। 2 तीसरी चीज़ ये कि ये पैसा आएगा कहाँ से। तो ये इन 3 चीज़ों पे काम होता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि बजट क्या रिफ्लेक्ट करता है। बजट आपकी आमदनी को रिफ्लेक्ट करता है और आपके अखराजात को रिफ्लेक्ट करता है। तो जो भी इस वक्त मनी बिल्स हैं ये सिर्फ हमारे हाथ में नहीं है, चूँकि हम यूनियन टेरिटरी हैं। हमारे मनी बिल्स जो हैं इसमें मरकज़ का बराबर इसमें वो शरीक है। तो जब हम इस तरह का कोई कदम उठाएंगे इनको रेगुलराइज करने का, तो हमने न सिर्फ यहाँ काम करना है
बल्कि हमने वहाँ भी काम करना है। सर ऐसे मैं सवाल लेना चाहूंगा कि ठीक है, ये आपने डेली वेजेस के ऊपर एक्सप्लेनेशन दी, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, ये जेन्युइन है, लेकिन 200 यूनिट जो बिजली की बात की गई है सर, आज इसमें एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना स्कीम है उसके तहत ही ये 200 यूनिट मिलेगी, और वो भी जिन लोगों के पास वो सोलर ग्रिप होगा उन्हीं लोगों को ये दी जाएगी। तो इसके ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्लेरिफिकेशन देनी चाहिए कि क्या ये सच में ही पीएम प्रधानमंत्री सूर्य योजना वाले ही लोगों तक महदूद रहेगा ये 200 यूनिट भी, एएवाई के अंदर भी? जो एएवाई के अंदर इस वक्त रिलीफ देने की बात की गई है हमारे पहले बजट में, ये शुरुआत है। शुरुआत इसलिए है कि हमारे पास सिर्फ 3 या 4 महीने का वक्फा था। इन 4 महीने के वक्फे में आपको मैं बताता हूं कि जो हमारे इजाफी अखराजात थे वो 8,500 करोड़ के थे। हाँ, बिल्कुल ज़्यादा है, 8,500 उस डूबी हुई है। हाँ, उसमें जिस चीज़ का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने शुक्रिया अदा किया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का, वो ये था कि उन्होंने उसमें से 5,000 करोड़ ओवर एंड अबव द प्लान रिलीज किए, जिसकी वजह से आपको एक ब्रीदिंग स्पेस मिला है। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे मैनिफेस्टो की चीज़ें हैं ये 2 जगह डिफाइन हो जाएगी। सर बिफोर इलेक्शंस एएवाई नहीं था मैनिफेस्टो में, 200 यूनिट पे भी एएवाई नहीं था। बात करें, आपने मैनिफेस्टो पे करना है तो मैनिफेस्टो पे करें, बजट पे करना है तो बजट पे करें। जहाँ पे लगेगा मैं काउंटर करूंगा सर। नहीं, काउंटर की बात नहीं है। आप बजट की, मैं बजट की बात कर रहा हूँ, आप मेरे मैनिफेस्टो की बात करते हैं। मैनिफेस्टो जज हो जाएगा, 5 साल के बाद लोग जज करेंगे। आप बजट को, ये जो अंदर एमएलए कर रहे हैं, सुने मेरी बात, रिस्पेक्टेड सर, सुने आपको मैं ये बात बताता हूँ। हमारा मैनिफेस्टो जो है उसके जवाबदेह हम हैं लोगों के सामने मैनिफेस्टो के हवाले से। मैं इस बजट की बात कर रहा हूँ। सर स्पीच में उमर साहब ने बोला था अपनी पहली स्पीच में इलेक्शंस के दौरान में, भाई उसको जोड़ दो, वो हमारा मैनिफेस्टो है, वो कब कैसे अचीव करना है वो वक्त के साथ होगा। पहली कैबिनेट में, पहले बजट में नहीं, पहले बजट की बात इस तरह नहीं हुई है। आप उसके पूरे जब कंटेक्स्ट में जाएंगे तो वो बात हो जाएगी। बात सिंपल है कि हम अपने मैनिफेस्टो के हवाले से लोगों के सामने जवाब दें, ठीक है ना। असेंबली के अंदर हम इस बजट के हवाले से जवाब दें जो हमने बजट पेश किया, ये 2 अलग चीजें हैं। इनको एमएलएस और ओपोजिशन के एमएलएस और वो एमएलएस जो फर्स्ट टाइमर्स हैं या वो एमएलएस हैं जिनको मालूम नहीं है, वो इसको मिक्स कर रहे हैं। एक होता है पॉलिटिकल कमिटमेंट जब आप लोगों के साथ करते हैं, दूसरा ये होता है कि जो आपका बजट होता है ये 1 साल का है। इस 1 साल में आप 5 साल की कमिटमेंट्स कैसे पूरे करके दिखाएंगे? तो आपको एक सबसे पहले मसला ये था कि जो 4 महीने या 5 महीने ये जो इलेक्शन के जो ये सरप्लस अमाउंट 8,500 10,000 करोड़ का है, ये उतारना, ये कैसे उतारेंगे? तो ये कर्जा उतारने में हम लगे हुए हैं। जो आगे है दूसरे फेज में हमारा ये जाएगा कि हमारे डेली वेजर्स को किस तरह प्रायोरिटी मिलेगी, उसको किस तरह से हम राहत दे सकते हैं। तीसरे में ये जाएगा कि बिजली के जो अखराजात हमारे हैं इस वक्त, आपको पता नहीं है कि बिजली जो आप इस वक्त ले रहे हैं उस पर गवर्नमेंट कितना दे रही है और आप कितना दे रहे हैं। तो हर 1 रुपया जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में खर्च हो रहा है उस पर 2.5 रुपए खर्च हो रहे हैं। यू स्पेंड 1 रुपी एंड इन ऑर्डर टू स्पेंड दैट 1 रुपी यू यूज 2.5 रुपी टू स्पेंड दैट 1 रुपी। ये है रियासत की सूरत हाल। तो ये जो इस वक्त आपके मामलात हैं, इक्तिसादी मामलात, इसमें मैंने एक तकरीर की है, वो बजट के दौरान की है। जब आप उसको सुनेंगे और समझेंगे तो मामलात का हल उसमें आपको पब्लिक कंफ्यूज्ड है ना। देखिए द मेन रीजन सामने आप जवाब दे नहीं है, मैं जवाब दे। पब्लिक आप छोड़ दें, यू आर नॉट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। आप अपने आप को कन्फाइन रखो किस तक, सवाल पूछने तक, जवाब तक। मेरा तो सवाल है ना, मैं सवाल पूछ रहा हूं। डोंट आर्ग्यू विद मी, आर्ग्यू नहीं करना। मैंने आपको, आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन। मेरे साथ नहीं, ये मेरे चालाकी, सवाल ना पूछो, मेरे साथ चालाकी, सवाल ना पूछो, जवाब दे दिया मैंने आपको। सवाल ना पूछो, ठीक लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो अपना काम करें। किसी और आर्ग्यू नहीं कर सकते। नो, यू कैन नॉट आर्ग्यू विद मी। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? किसके वजह से आर्ग्यू क्यों नहीं कर सकते? You are not supposed to argue with an MLA. You cannot argue it. I'm just asking a question. सुनो, तहजीब के दायरे के अंदर बात करो। तहजीब के दायरे के अंदर रह के मेरे साथ बात करना। You are nobody to argue with me. आप सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब लोग पसंद करेंगे, ठीक नहीं करेंगे, ठीक। आप ये सिर्फ कैरी करें जो आप पूछते हैं उसका जवाब। मैंने सिंपल पूछा सर, उमर साहब ने अपने मैनिफेस्टो की स्पीच में कहा था, उसका कह दिया, चीफ मिनिस्टर ने कह दिया। अपना वजन देखना चाहिए, फिर इतने बड़े कमेंट करने चाहिए। नहीं सर, मैं तो सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। अपना वजन देखना चाहिए, फिर उमर साहब के बारे में बात करनी चाहिए। पहले अपना वजन देखा करो, अपनी देख लेना चाहिए। जब आप इतनी बड़ी हस्ती को टारगेट करते हो
तो देख लिया करो, और जिनके कहने पे करते हो ये मुनासिब नहीं है। सर हम किन के कहने पे करते हैं आप बता दें। मुझे मालूम है, इसलिए मैंने कहा ना मेरे साथ बीजेपी नहीं, मुझे मालूम है। PDP यू थिंक आई नो नथिंग अबाउट यू। नहीं पीडीपी है पीडीपी या बीजेपी। भाई मेरे साथ नहीं करना है कि मेरे साथ नहीं करना। आप जावेद बे को नहीं जानते हो, इसलिए मैंने कहा कि मुझे जानते नहीं हो, इसलिए मुझे कभी प्रोवोक नहीं करना। नेवर एवर डेयर टू प्रोवोक मी। यस सर एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं आपसे, जम्मू कश्मीर की हुकूमत मैंने कहा नेवर एवर डेयर टू प्रोवोक मी अगेन। सर मैं सवाल पूछ रहा हूँ सिंपल, मैं जिनके इशारे पे ये करते हो इनको जमीन में सियासी तौर गाड़ने वाला आदमी है। बिल्कुल आपकी बात रिमेंबर इट। बिल्कुल मैं पूछ रहा हूँ सर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो अभी हालात हैं, आपको क्या लगता है इन हालात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के लीडरशिप को कितना और फेस करना पड़ेगा? इन हालात में ये है कि जब तक जम्मू कश्मीर के अंदर मुनाफिकत खत्म नहीं होती, जब तक ये मुनाफिकत खत्म नहीं होती, जम्मू कश्मीर में आप लोग हालात ठीक नहीं होने दो। स्टेट के बिना सर कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता? बहुत कुछ हो सकता है स्टेट के बिना, बहुत कुछ हो सकता है, और उसको हमने करके दिखाया है। स्टेट का होना कितना जरूरी है? स्टेट का होना कितना जरूरी है? स्टेट का होना इतना जरूरी है कि जितना आपका और मेरा होना जरूरी है, जितना आपका और मेरा होना जरूरी है। सर मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, क्या तवक्कात रखी जा सकती हैं मरकजी हुकूमत से? क्या इस साल में या अगले क्या स्टेट मिल सकती है? हमें पता है, हाँ हमें पता है कि हम कैसे आगे जा रहे हैं। हमें ये भी पता है कि इस जो हमारी मुश्किलात हैं इसमें आप लोगों ने कितना इजाफा किया है पिछले 30 साल में। मुझे वो भी मालूम है कि जब यहाँ हुकूमत थी और उस वक्त आप लोग किस तरह एक सेपरेटिस्ट एजेंडा जो था उसको प्रमोट किया करते थे, मेन स्ट्रीम वालों को जलील करके। उस वक्त किस तरह से आप किन लोगों के कहने पर ये मुल्क के खिलाफ काम किया करते थे, हमें मालूम है सब। लिहाजा बेपर्दगी मत करो, रहने दो इसको, लेट द केस रेस्ट एट दैट। आप आर्ग्यू मत किया करो, फ्यूचर में सवाल पूछो जवाब ले लो, और मेरे साथ वो मुझे उंगली की कोशिश नहीं करना कभी। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारे साथ जावेद भाई बेग साहब थे, जिनसे हमने कई सारे अहम तरीन मुद्दों पर बात की। स्टेट का होना बहुत ज़रूरी है, ये सर भी मानते हैं, और ये कहते हैं कि स्टेट का होना इतना ही ज़रूरी है जितना कि आपसे हमारा बात करना ज़रूरी है। लेकिन सवाल 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो सवाल ये है कि उमर साहब की स्पीच के ऊपर हमने पूछा, AAY पे पूछा, 200 यूनिट बिजली पे पूछा, कुछ गलत नहीं पूछा। अब सर को इतना गुस्सा क्यों आया इस चीज़ का मुझे नहीं पता। डेली वेजर पे पूछा मैंने, जस्ट नॉर्मल से मैंने फ्यू क्वेश्चंस किए जो राइट बनता है, लेकिन सर को गुस्सा आ गया। सर कहते हैं कि मुझे मालूम है आप किसके कहने पर पूछ रहे हो। मतलब जब बीजेपी वाले लोग इक़्तिदार में थे तो मैं उनसे सवाल पूछता था, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग इक़्तिदार में तो मैं इनसे सवाल पूछता हूँ। अब गलत क्या है? आपको याद होगा बीजेपी में रविंदर रैना से कितने सवाल पूछता था, बाकी नेताओं के साथ कितने झगड़े करता था मैं। आज एनसी के लोग पावर में आए तो मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूँ। वेयर आई एम रॉन्ग? मुझे नहीं लगता मैं कहीं पे भी गलत हूँ, लेकिन जवाब अगर नहीं है तो सिंपल सी बात है, कहें कि जवाब नहीं है, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। खैर आप अपनी राय ज़रूर दें, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर?